नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही बड़ा शहर, बड़ी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यानी तमाम बड़े शहरों की बड़ी खबरें आप देखिएगा। बीजेपी लखनऊ के अपने प्रदेश कार्यालय पर कल एक बड़ी और अहम बैठक कर रही है। कहा जा रहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये बैठक काफी अहम और महत्वपूर्ण होगी क्योंकि निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया। उसी मंथन को आगे चिंतन के तौर पर बढ़ाया जाएगा। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में मिली हार का असर आगामी चुनावों पर न पड़े, इसके लिए बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर जारी है। और इसी कड़ी में सोमवार को यूपी बीजेपी के लखनऊ मुख्यालय पर एक बड़ी और अहम बैठक होगी। सोमवार को 12 बजे से यूपी बीजेपी की यह अहम बैठक शुरू होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। सोमवार को होने वाली बैठक में निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार होगी। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता तक कैसे पहुंचे, इसके साथ साथ विपक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरना है, इसकी रणनीति भी कल की बैठक में ही तैयार होनी है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो हमेशा हर दिन चुनावी मूड में रहती है, लेकिन बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 यानी जो होने वाला निकाय चुनाव है उसको लेकर बड़ी बैठक कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि वो अपनी नई टीम की घोषणा कब और कैसे करेगी। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कल एक बड़ी और अहम बैठक होगी जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े पदाधिकारी मौजूद होंगे। यानी निकाय चुनाव यानी 22 का 24 का सेमीफाइनल और 24 की तैयारी को लेकर बीजेपी कल एक बड़ा मंथन करेगी। रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अन्य विद्यालय में नेत्रहीन होनहार बच्चों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद किया और उन्हें श्रेष्ठ राजनेता बताया। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार भी किया। मौका चाहे कोई भी हो, सियासतदान सियासी बयानबाजी करने से नहीं चूकते हैं। आज मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती का, जिसे बीजेपी ने पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन वो इस मौके पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर अटल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि न देने को लेकर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, इन्होंने तो ट्वीट करके भी जो छोटी छोटी बातों को दिन भर ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, याद करने का काम नहीं किया है। श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका निधन हुआ तो उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए। श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन किसी के नहीं रहने के बाद उसको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाना, यह संस्कार सपा का हो सकता है, भाजपा का। बीजेपी की ओर से सवाल अटल जी को श्रद्धांजलि न देने को लेकर उठे तो समाजवादी पार्टी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और बीजेपी पर अटल जी के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि जब अटल जी का देहांत हुआ तो नेताजी और अखिलेश यादव ने जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। आज जो नीतियां और सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन नीतियों और सिद्धांतों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भटक गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इस तरीके की बयानबाजी करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भारतीय जनता पार्टी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए।
वह बीमार महसूस हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में किसी को डर लग रहा है तो गुंडे और माफियाओं को डर लग रहा है, जबकि आम आदमी खुद को निडर महसूस कर रहा है। कैमरामैन शिवम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। वाराणसी में क्रिसमस के मौके पर हिंदू संगठनों ने एक पोस्टर लगा डाला। दरअसल ये पोस्टर विवाद से भी भरा रहा और इसमें चेतावनी भी जारी की गई थी। चेतावनी ये थी कि क्रिसमस के मौके पर भगवान को सेंटा क्लॉज न बनाया जाए। पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश में क्रिसमस सेलिब्रेशन के बीच वाराणसी में सर्दी के मौसम में पारा चढ़ा नजर आया। दरअसल हिंदू संगठनों ने क्रिसमस को लेकर चेतावनी दी। हिंदूवादी संगठनों ने मंदिरों के बाहर चेतावनी पोस्टर लगाए और भगवान को सेंटा ना बनाने की अपील की कि हमारे देवी देवताओं को सेंटा क्लॉज ना बनाए, जोकर ना बनाए, मजाक ना बनाए हमारे धर्म का। और यदि ऐसा कहीं होता पाया जाता है तो मैं उस पुजारी के विरुद्ध राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराऊंगा। हमारे कार्यकर्ता हर मंदिरों पर भी नजर रखे हैं। साथ ही क्रिसमस की आड़ में धर्मांतरण करने वालों को साफ सख्त लहजे में चेतावनी दी। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश साधु संतों का है, मंदिरों की मर्यादा बनाए रखें और धार्मिक अपराध करने से बचें। धार्मिक भावनाएं आहत की गई तो कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि हिंदू संगठन के जो नेता हैं, उनका यह दावा है कि ऐसे पोस्टर वो तब तक जारी रखेंगे जब तक धर्मांतरण का मसला खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें शक है कि ये ईसाई मिशनरी हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेती है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। ताजनगरी आगरा में कोरोना का पॉजिटिव का पहला केस मिलने से सनसनी फैल गई और जिला प्रशासन सख्ते की हालत में आ गया। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है तो दुनिया भी अलर्ट मोड पर आ गई है। नए साल के जश्न से पहले केंद्र सरकार भी लोगों को आगाह कर रही है। राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम पूरे करने को कहा गया है। लेकिन इस बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच आगरा में कोरोना का केस सामने आया है। जिस युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, वो 2 दिन पहले ही चीन से आगरा के शाहपुर वापस लौटा था। चीन से वापस लौटने के बाद युवक ने एक निजी लैब पर कोविड की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम को युवक के घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के संपर्क में अभी तक जितने भी लोग आए हैं, उन सभी की जांच कराई जाएगी। संपर्क में आए सभी लोगों को प्रशासन लिस्ट तैयार कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपलिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से ये अपील भी की है कि वो कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करें। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर है। उन्नाव से कोविड पॉजिटिव मिला युवक के परिवार समेत 20 लोगों के लिए गए सैंपल। कोविड प्रोटोकॉल के तहत युवक को आइसोलेट किया गया है। हसनगंज तहसील क्षेत्र के कोरेरा गांव का ये मामला है। तो कोविड पॉजिटिव मिला युवक के परिवार समेत 20 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत युवक को आइसोलेट किया गया है। गाजियाबाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऐसा दगा दिया कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के 45 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। आतिफ नाम के युवक ने अपने दोस्त फरमान को ये धोखा देते हुए उसके 45 लाख रुपए की रकम लूट ली। आतिफ के साथ खड़े इसके 3 दोस्त, जिनमें से आमिर 6ठी क्लास और अन्य 2 आरोपी नदीम और दानिश अनपढ़ हैं। आतिफ ने अपने इन साथियों के साथ मिलकर जिस तरीके से अपने दोस्त से ही 45 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उससे पुलिस भी चकरा गई। दरअसल आतिफ को पता था कि उसका दोस्त फरमान बड़ी रकम लेकर दिल्ली से गाजियाबाद आता है, इसलिए उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और 19 दिसंबर को अपने साथियों के साथ मिलकर फरमान से 44,93,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात के वक्त आतिफ की पहचान ना हो सके, इसके लिए उसने बकायदा हेलमेट पहना हुआ था और अपने दोस्त फरमान को पिस्टल दिखाकर अपने 3 साथियों की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़कर 45 लाख रुपए निकाल लिए।
टीम इकट्ठा करके इन्होंने रेकी किया है और लूट का अंजाम दिया है। लूट में पर से जो इन्वॉल्व है वो रेकी में काफ़ी लोग इन्वॉल्व है। मोटरसाइकिल में 3 लोग जो है उनमें से 2 गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके नाम है आतिफ उर्फ यूसुफ है और आमिर है। लूट की साजिश आतिफ ने काफी समय पहले से ही शुरू की थी और उसने लगातार अपने साथियों के साथ फरमान की रेकी की। साथ ही लूट के लिए नोएडा से बाइक चोरी करवाई ताकि वो पकड़ा ना जाए। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से लूट के 22,45,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं लूट में शामिल फरार 4 और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ये आरोपी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, 6ठी 7वीं और अनपढ़ है। अब पुलिस बाकी इनके अन्य 4 साथियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। गाजियाबाद से पीयूष गौर, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतुल प्रधान के बेटे की साइकिल चोरी हो गई। जी हाँ, अतुल प्रधान का बेटा आदित्य स्टेशनरी शॉप पर कुछ सामान लेने गया था। जैसे ही वह सामान लेकर बाहर निकला तो साइकिल वहां से गायब थी। साइकिल चोरी की ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल साइकिल चोरी होने के बाद जो समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान, उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में अब साइकिल भी सुरक्षित नहीं है। मेरठ की सरदना सीट से एसपी विधायक अतुल प्रधान की साइकिल चोरी हो गई। इतना ही नहीं, साइकिल चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन वायरल वीडियो के बावजूद पिछले 20 घंटों में मेरठ पुलिस सपा की साइकिल नहीं ढूंढ पाई है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान थाना क्षेत्र में रहते हैं। उनका बेटा आदित्य साइकिल लेकर स्टेशनरी की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान उसकी साइकिल चोरी हो गई। साइकिल चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद सपा की साइकिल चोरी टैगलाइन के साथ वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। वहीं सपा विधायक की माने तो उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो अतुल प्रधान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो पुलिस आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उनकी साइकिल चोरी हुई है और पुलिस सूचना के बावजूद भी अब तक उसे बरामद नहीं कर पाई है। हमारी साइकिल चोरी हो गई हमारे बच्चे की या हमारी, तो उससे मैं समझता हूँ अकेले मेरी नहीं है। मैं अगर अपनी बात कहने लगूँ तो ये बात गलत होगी। कम से कम आप इसका आंकड़ा उठा के देख लें, 1 महीने के सिर्फ मेरठ का कितनी चोरियां मेरठ में होती हैं। और एक बार पुलिस क्या करती है, अगर लूट और छिनैती भी होती है तो आप देखेंगे उसको ये चोरी में दर्ज कर देते हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइकिल चोर की तलाश कर रही है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। घर में बने कारखाने की भट्टी में आज अचानक भीषण आग लग गई और इस आग के दौरान मां सहित 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, जहां उपचार के दौरान 35 वर्षीय ऊषा ने दम तोड़ दिया और 2 बेटियों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें डॉक्टरों ने आनंद फानन में दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। नगर जिला न्यायालय के आदेश पर सेक्टर 20 थाना और सेक्टर 39 थाना में जो 2015 से पकड़ी गई शराब 2022 तक थी, जो लगभग 60,000 लीटर शराब बताई जा रही है, उसको न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराया गया है। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नोएडा में पुलिस ने करीब 60,000 लीटर शराब को नष्ट किया है। ये जहरीली शराब पुलिस ने सीज की थी। पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद शराब खत्म कर दी गई, जो पिछले कई सालों में पकड़ी गई थी। पुलिस की माने तो साल 2015 से 2022 तक पुलिस ने 500 पेटी शराब जब्त की। उन्होंने बताया कि शनिवार को अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। सेक्टर 39 और सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त की गई लगभग 60,000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। ये शराब इन पुलिस स्टेशन में भंडारण स्थान पर कब्जा कर रही थी। इस शराब की कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपए आकी गई है। इसी क्रम में थाना 20 में 19 वाहनों की भी नीलामी कराई गई, जो स्थान हमारा घेर रहे थे। इनमें 5 कारें और 14 दोपहिया वाहन है, और जो इनकी नीलामी से जो भी धनराशि प्राप्त हुई उसे राजकोष में जमा कराया जाएगा। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और थानों की साफ सफाई हेतु जो भी विधिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है मालूम निस्तारण के लिए, वो लगातार जारी रहेगा।
दरअसल गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा गया था। इस दौरान जमकर शराब तस्करों की धरपकड़ हुई थी और उन लोगों से शराब भी बरामद हुई थी। अब उसी शराब को न्यायालय के आदेश के बाद सभी थानों में नष्ट किया जा रहा है। विशेष अभियान के दौरान थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 2016 से लेकर 2022 तक अवैध शराब के करीब 268 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस को इन मुकदमों में 30,372 लीटर शराब बरामद हुई थी। इस शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया पुलिस ने की। इस शराब की कीमत जो है वो लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है और जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर इस शराब को नष्ट करा दिया गया है। कैमरा पर्सन विकास शर्मा के साथ प्रणव भारद्वाज, नोएडा, जी मीडिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुशासन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती पर देहरादून में सुशासन दिवस मनाया गया। सीएम पुष्कर धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ और अटल जी का जो व्यक्तित्व था हम सब जानते हैं कैसे वो विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार चलाने का काम उन्होंने किया और किस प्रकार से भारत के अंदर एक सुशासन की दिशा में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि अटल जी ने वर्क कल्चर की शुरुआत की थी, इसलिए उनके जयंती समारोह को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1974 से लेकर 1998 तक बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी के अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं हो पाई कि वो अमेरिका के सामने, दुनिया के दूसरे देशों के सामने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए काम कर पाते। सुशासन दिवस के दिन पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम के संबोधन से बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो कार्यक्रम है वो हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के ऐसे प्रयास, ऐसे काम जो लोगों की नज़र में नहीं आते, उन सब को भी लोगों की नज़र में पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम होता है। इन प्रतिभाओं को भी और इन प्रयासों में लगे हुए लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ, लोकप्रिय जन नेता बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक महान वक्ता भी थे और यही वजह है कि समाज के सभी वर्ग के लोग उनसे स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का न केवल निर्माण किया था बल्कि उत्तराखंड के विकास की आधारशिला भी रखी थी। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून।